तो मैंने एक आखिरी मंडे नाइट रॉ एपिसोड हो चुका है रेसलमेनिया से पहले, और अगेन ये भी डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ शो था। कहीं भी ये रेसलमेनिया की वाइब वाला शो नहीं लग रहा था। आई एम सॉरी बट ये वो शोज़ नहीं है जो हमने पास में रेसलमेनिया से पहले रॉ का एपिसोड देखे हुए। ये उन लेवल का नहीं था रॉ का एपिसोड। बहरहाल शो को ओपन करते हैं ट्रिपल एच और एडम पीरस, और फिर हमें बताया जाता है कि भाई ब्रॉक लेसनर और रोबा फामी को कंट्रोल करना मुश्किल है, इस वजह से ये दोनों सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अब एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पूरे शो के ऊपर एक ही अच्छा मैच है, वो है ब्रॉक लेसनर और रोबा फामे का, और उस शो के ऊपर भी मतलब ट्रिपल एच इतने हैवीली इन्वॉल्व हैं। मतलब पिछले 3 वीक से हम ट्रिपल एच को देखते आ रहे हैं, जो काम सिक्योरिटी नहीं कर पा रही वो ट्रिपल एच को लगता है वो अकेले खड़े होकर कर देंगे। मतलब अजीब ही इनकी लॉजिक है। बहरहाल सबसे पहले ब्रॉक लेसनर आते हैं शो की ओपनिंग पे ही, और ब्रॉक लेसनर जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वहाँ से प्रोमो कट करके चले जाते हैं कि भाई रेसलमेनिया के बाद ओबा फामी का नाम भी किसी को याद नहीं रहेगा। ये ब्रॉक लेसनर की वार्निंग थी ओबा फामी के लिए। इसके बाद हमें आइशो स्पीड की एक ट्रेनिंग वीडियो दिखाई जाती है, जहाँ आइशो स्पीड जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी के साथ अपने 6 मैन टैग मैच के लिए, जो कि रेसलमेनिया की नाइट 1 को ओपन करेगा। और ये बात भी कंफर्म हो गई है कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फामी का जो मैच है वो नाइट 2 को ओपन करेगा। जैसा मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि ESPN की इन्वॉल्वमेंट बहुत हैवी है इस मैच के लिए कि वो ओपन करे, और ताकि ESPN के जो फर्स्ट 1 आवर लाइव वाला होगा उसके अंदर ये ब्रॉक लेसनर और ओबा फामी का मैच जो है वो आ सके। अब आगे हमें शार्लेट फ्लेयर और लायरा का मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के अंदर लायरा जो है वो बेली की मदद से शार्लेट फ्लेयर को हरा देती हैं। अभी आगे रेसलमेनिया के अंदर भी इनका टैग टीम मैच भी होना है इन दोनों टीम्स का, जहां लैश लेजेंड और नाया जैक्स अपने कैरेक्टर्स को डिफेंड करेंगी, और इसमें बेला ट्विंस जो है वो भी ऐड हैं। लेकिन आज शो के ऊपर बेला ट्विंस या लैश लेजेंड नाया जैक्स हमें नजर नहीं आई। इसके बाद हमें बैक स्टेज कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। MFT सोलो सिकोवा आज रॉ के ऊपर मौजूद थे अपनी पूरी टीम के साथ, और वो कन्फर्ट करते हैं एक तरह से ऊसोस और LA नाइट को, और लेकर और इनका मैच भी कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा स्टेफनी वगैरह जो है वो रिंग में आती हैं प्रोमो कट करने के लिए, लेकिन लिव मॉर्गन जो है वो पीछे से अटैक कर देती हैं। थोड़ा सा ब्रॉल हमें देखने को मिलता है, एक्सट्रीम लेवल का ब्रॉल लग रहा था, और लिव मॉर्गन के फेस पे जो निशान था वो भी अभी तक विजिबल था। लिव मॉर्गन की आंख भी थोड़ी स्वेल हुई थी। तो अभी रेसलमेनिया के लिए प्रॉबेबली लिव मॉर्गन क्लियर होंगी, और इस चीज़ के जो रूमर्स आ रहे थे कि शायद लिव मॉर्गन रेसलमेनिया में मैच रेसल ना कर सके, तो ये चीज़ नहीं होगी। लिव मॉर्गन जो है वो रेसलमेनिया के लिए रेडी हैं। और फिर इसके बाद हमें ऊसोस और LA नाइट का MFTs के साथ 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां कामा टोंगा जो है उनकी वजह से सोलो सिकोवा जो है वो ये मैच हार जाते हैं, और ऊसोस और LA नाइट जो है वो विन कर जाते हैं ये 6 मैन टैग मैच। अब कामा टोंगा की और सोलो सिकोवा की क्या स्टोरी चल रही है ये हमें आने वाले टाइम पे पता लगेगा। इसके बाद गंथर रिंग के अंदर आते हैं, और प्रॉबेबली रेसलमेनिया के अंदर सबसे क्लासिक रेसलिंग वाइज जो मैच हो सकता है वो गंथर और सेथ रॉलिंस का होगा। मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि ये मैच रेसलिंग वाइज बाकी मैचेस से बहुत ओवर डिलीवर करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा डिलीवर करेगा। और गंथर रिंग के अंदर आते हैं, इससे पहले कि वो कुछ कहते सेथ रॉलिंस पीछे से अटैक कर देते हैं, और फिर वजह पूछते हैं कि क्यों उनको गंथर को सेथ रॉलिंस के साथ रेसलमेनिया में मैच चाहिए। तो फिर गंथर जो है वो भी रिंग में आके बताते हैं कि भाई तुम इतने सालों से वॉक अराउंड कर रहे हो, अपने आप को ग्रेटेस्ट रेसलर कह रहे हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा और तुम मेरे शूज़ तक नहीं ले सब कर सकते। और इसके बाद फिर दोबारा इन दोनों का ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। ये मैच अभी तक काफ़ी अंडररेटेड है अगर रेसलमेनिया के पूरे कार्ड के ऊपर देखा जाए। 1-2 वीक्स ही हुए होंगे इस मैच को कंफर्म हुए हुए, लेकिन ये मैच मुझे पूरा यकीन है कि रेसलमेनिया के पूरे शो के ऊपर रेसलिंग वाइज सबसे बेस्ट मैच गंथर और सेथ रॉलिंस का होगा। इसके बाद फिर आता है भाई टाइम टू प्ले गेम, यानी कि ट्रिपल एच फिर से रिंग के अंदर आ जाते हैं एडम पीरस के साथ, और इस बार ओबा फामी की टाइमिंग थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, क्योंकि शो के ओपन पे ब्रॉक लेसनर ने साइन किया था, और अब ओबा फामी रहते थे तो वो भी शो पे मौजूद थे, आगे थे, तो अब उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, और फिर ओबा फामी आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। पॉल हेमन भी आ जाते हैं और प्रोमो कट करते हैं कि भाई किस तरह ब्रॉक लेसनर जो है वो उनको हरा देंगे, कॉन्कर कर देंगे। और ब्रॉक लेसनर के बाद अगर कोई बड़ा स्टार आया है इतने सालों में तो वो ओबा फामी हैं, और वो कहते हैं इस रेसलमेनिया में ओबा फामी को इस संडे वो कॉन्कर कर देंगे। और फिर जब ओबा फामी के पास अपना करियर दोबारा से बिल्ड करना होगा तो पॉल हेमन के डोर्स ओपन है ओबा फामी के लिए। इसके बाद ओबा फामी कहते हैं कि मैं तुम्हें उठा के पीछे वो पिलर के साथ मारूंगा। पॉल हेमन की हालत थोड़ी खराब हो जाती है, फैंस भी चैंट कर रहे होते हैं कि अटैक करो, लेकिन ओबा फामी फैंस को मना करके फिर पॉल हेमन को बताते हैं कि किस तरह वो वन है जो ब्रॉक लेसनर को हराएंगे डोमिनेट करके, और रेसलमेनिया में
ब्रॉक लेसनर को डिफीट कर देंगे। वो कहते हैं कि अगर उनके लिए कोई भी डोर ओपन होना था तो वो रेसलमेनिया का था और वो डोर पहले ही ओपन है और वो ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया में मैच रेसल कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम था कि हम ओबा फामे को माइक स्किल्स के हवाले से देख रहे थे मेन रोस्टर के ऊपर। बहुत बुरे नहीं है लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है ओबा फामे अभी माइक पे, टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल रेसलमेनिया के लिए ये मैच काफी हाइप गए। और फिर ओबा फामी पॉल हेमन को कहते हैं कि तुम एक झूठे एडवोकेट हो, क्योंकि अगर तुम सच्चे एडवोकेट होते तो तुम रिंग में आके ये ना कहते कि तुम ब्रॉक लेसनर के क्लाइंट, मतलब तुम ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट हो, तुम ये भी बताते कि ब्रॉक लेसनर जो है वो स्केर्ड है ओबा फामे से और इस संडे को ओबा फामे जो है वो ब्रॉक लेसनर को हरा देगा। पॉल हेमन की शक्ल देखने वाली थी कि जैसे उन्हें पता हो कि ओबा फामी सच बोल रहे हैं। ओबा फामी कहते हैं कि पॉल हेमन तुम जानते हो कि मैं ब्रॉक लेसनर को हरा दूंगा। मतलब पॉल हेमन की शक्ल से पता लग रहा था कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है वो रेसलमेनिया में हारने वाले हैं, मुश्किल में है ब्रॉक लेसनर ठीक ठाक। और इसके बाद फिर ये प्रोमो एंड होता है, ट्रिपल एच से मिलते हैं ओबा फामे और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो ये एक तरह से इस स्टोरी का लास्ट वीक एंड हुआ है और अब संडे को हमें ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे का 1-on-1 फर्स्ट टाइम एवर मैच भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यो स्काई का कायरी सेन के साथ 1-on-1 मैच भी था और आस्का रिंग साइड मौजूद थी और आस्का से बचाने के लिए सरप्राइजिंगली रिया रिप्ली आती हैं और रिया रिप्ली के पीछे जेड कारगिल भी आती हैं और वो रिया रिप्ली पे अटैक कर देती हैं। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो इस मैच में कायरी सेन ने यो स्काई को हरा दी है आस्का की वजह से। अब अगर पूरे शो के ऊपर मुझे कोई चीज़ वाकई में इंटरेस्टिंग लगी तो वो था रूसेफ का पुश, जो आज हमने रूसेफ को कम्प्लीटली मॉन्स्टर में देखा है डिस्ट्रक्शन के अंदर। क्योंकि रूसेफ जो है जब से वापस आए WWE के अंदर उस तरह की उनकी बुकिंग नज़र नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था ऐसा साइड बैग यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आज जो टैग मैच था जहां ड्रैगन ली और जवान एवंस जो थे वो फेस कर रहे थे रूसेफ और जेडी मैकडोना को, इस मैच में ड्रैगन ली और जवान एवंस ने मैच तो जीत लिया, लेकिन मैच के बाद रूसेफ ने जो डिस्ट्रक्शन की, चाहे वो जवान एवंस हो, जेडी मैकडोना हो, ड्रैगन ली हो, पैंटा हो या फिर रे मिस्टीरियो, सबको एक तरह से डिस्ट्रॉय किया और रंग में स्कैंग टॉल कर रहे थे रूसेफ। ये मुझे एक पूरे शो के ऊपर पॉजिटिव चीज़ नजर आई, क्योंकि रूसेफ जो है वो भी एक तरह से हमारे चाइल्डहुड में काफ़ी उनकी डोमिनेंस रही है रेसलिंग के अंदर, WWE के अंदर। तो रूसेफ को दोबारा अच्छी तरह से पुश मिलते हुए देखना काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप कि ये 6 मैन जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का लैडर मैच है इसे रूसेफ जीतें, प्रॉबेबली चांसेस जवान एवंस के ज़्यादा हैं। बहरहाल इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जहाँ रोमन रेंज हमारे ट्राइबल चीफ जो थे उन्होंने रिटर्न किया और रोमन रेंज इससे पहले के एक्नॉलेज मी के आगे जाते सीएम पंक का म्यूजिक प्ले होता है और सीएम पंक आज क्राउड से आ रहे थे, कुछ शील्ड की याद ताज़ा हुई। सीएम पंक क्राउड से आते हैं रोमन रेंज के पास और फिर प्रोमो कट करते हैं कि कैसे वो रोमन रेंज को हेट करते हैं क्योंकि रोमन रेंज ने उनसे ज़्यादा अचीव किया हुआ है, उनसे ज़्यादा दफ़ा रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया हुआ है और जब हिस्ट्री बुक्स लिखी जाएंगी तो रोमन रेंज का रिकॉर्ड ऑन पेपर सीएम पंक से बहुत आगे होगा। और फिर सीएम पंक कहते हैं कि कैसे मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं पैदा हुआ, क्योंकि सीएम पंक जो है उनके फादर या ग्रैंडफादर रेसलर नहीं थे, लेकिन रोमन रेंज की तो इस पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के साथ एक रिच हिस्ट्री है। और फिर सीएम पंक कहते हैं कि जैसे आज 19 अप्रैल को उनके शूज़ के अंदर गोल्ड है, उनकी वेस्ट के अराउंड, यानी कि WWE वर्ल्ड हैवीवेट जो चैंपियनशिप थी वो उनकी वेस्ट पे थी, वेस्ट के अराउंड गोल्ड है। संडे को जब लेट नाइट होगी, जब हवाएं ठंडी चलेंगी, ठीक है, सनसेट हो चुका होगा, तब सीएम पंक का मुंह जो है वो ब्लडेड हुआ होगा और उनका हैंड जो है वो ऊपर होगा और उनके सिर के ऊपर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होगी उनके हाथ में और स्केल जो है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होंगे और वो इस मैच में जीतेंगे। और फिर रोमन रेंज भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ों को हेट करता हूँ क्योंकि तुमने इन फैंस के साथ जो कनेक्शन किया है, मैं भी चाहता हूं कि मेरा इन फैंस के साथ उसी तरह कनेक्शन होता कि जब मैं यहां से चला जाऊं, जब मैं यहां लीव करके जाऊं तो अगले 10 साल तक ये सब लोग मुझे मिस करें, ये सब लोग मेरे नाम के चैट्स करें अगले 10 साल तक जब मैं यहां से चला जाऊं। जिस तरह तुम्हारे साथ फैन का कनेक्शन है, मैं चाहता हूं वैसा मेरे साथ भी होता और इसलिए मैं तुम्हें हेट करता हूँ। और संडे को तुम्हें पता लगेगा कि तुम मुझे भी एक्नॉलेज करोगे और ये सब मुझे एक्नॉलेज करेंगे जब मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतूंगा। मैंने तुम्हें चांस दिया था और तुम फेल हुए हो और अब संडे को ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो है मैं जीत जाऊंगा। तो बहरहाल ये सारा प्रोमो था आज शो के ऊपर और एक तरह से बहुत अच्छा तो नहीं था, रेसलमेनिया के हिसाब से तो बिल्कुल भी उस तरह का शो नहीं था। ओवरऑल एक डिसेंट था, अगर रेगुलर रॉ के एपिसोड के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ एक ओवर हाइप था, लेकिन रेसलमेनिया के हिसाब से देखा जाए तो ये शो स्केल एक तरह से थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही था।
पॉजिटिव थिंग सिर्फ एक रूसेफ थी कि रूसेफ को जिस तरह से WWE ने आज दिखाया एक डिस्ट्रक्शन लेवल, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम 2015 में रूसेफ को देखते आते थे, तो रूसेफ को अच्छा दिखाना एक पॉजिटिव साइन था। बाकी सारा डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था। हमारा आज का शो यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।